हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे आईपीसी के अंदर दिए गए जर्नल एक्सेप्शन से रिलेटेड सेक्शंस के बारे में कि जर्नल एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है, कौन कौन से सेक्शन हैं जो किस बारे में बात करते हैं और उनके अंदर किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। जर्नल एक्सेप्शन और डिफेंस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियसली मैं 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हमने हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, कंसेप्ट क्या है आईपीसी का, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूल के बारे में हमने समझा था। तो जो भी न्यू व्यूअर हैं जो अभी इस क्लास के माध्यम से ज्वाइन हुए हैं, वो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर डिस्कस कर लें। एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। मैं जितने भी अभी क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ वो एलएलबी के सिलेबस के अनुसार जो दिया गया है आईपीसी के अंदर सीसीएसयू में, उनके अनुसार ये क्लासेस या वीडियो बनाता चल रहा हूँ। तो जो अभी न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, एलएलबी के अंदर आईपीसी के कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इन वीडियोस के, इन क्लासेस के माध्यम से वो डिटेल में समझ सकते हैं और एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की वीडियो है वो रिलेटेड है जर्नल एक्सेप्शन के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके माध्यम से आप इजीली समझ पाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी सेक्शन है जो जर्नल एक्सेप्शन के बारे में डील करती हैं और उस सेक्शन के अंदर किस बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सेप्शन या डिफेंस का क्या मतलब होता है। एग्जेम्पशन और जर्नल एग्जेम्पशन और डिफेंस का क्या मतलब होता है। तो जो भी कोई एक्यूज्ड कोई क्राइम करता है, यानी कि कोई इलीगल एक्ट करता है या ओमिशन करता है, तो उसे पनिशमेंट देने से पहले कोर्ट उसे एक मौका देती है ताकि वो अपनी इनोसेंसी को प्रूफ कर सके। वो अपने आप को क्रिमिनल लायबिलिटी से बचाने के लिए इन जर्नल एक्सेप्शन को फॉलो करता है, जिसके बारे में डिस्कस किया गया है सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 109 के अंदर आईपीसी में। और इसके अंदर कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर 4 डील करता है जर्नल एक्सेप्शन या डिफेंस के बारे में। सबसे पहला हमारा जो सेक्शन है वो डील करता है मिस्टेक के बारे में। इसके अंदर हम 2 सेक्शंस को पढ़ेंगे, सेक्शन 76 और 79। ये दोनों कंबाइन करके हम पढ़ेंगे। इसमें सेक्शन 76 में बताया गया है कि मिस्टेक के द्वारा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा कोई एक्ट किया गया है तो वो ऑफेंस नहीं है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर 79 में कहा गया है विच इज़ डन बाय द पर्सन जस्टिफाई और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव हिमसेल्फ जस्टिफाई बाय द लॉ। तो यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको बस इतना ही इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको इतना ही बताऊंगा। जैसे ही हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे इन सभी सेक्शन को हम डिटेल में समझते रहेंगे। अब बात करें सेक्शन 77 और 78 की, तो सेक्शन 77 जो है वो हमारा डील करता है जुडिशियली एक्ट के बारे में। सेक्शन 77 और 78 यानी कि जो भी जज कोई भी डिसीजन दे रहा है जुडिशरी का, वहाँ पर उसे जर्नल एक्सेप्शन मिली हुई है इन दोनों सेक्शंस के अंदर। यानी कि जज कोई जजमेंट या ऑर्डर देता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाया जाएगा। अब बात करें सेक्शन 80 की, तो सेक्शन 80 बात करता है एक्सीडेंट के बारे में। यानी कि कोई भी एक्ट अगर एक्सीडेंटली किया गया है तो जर्नल एक्सेप्शन के अंदर वो इन सेक्शन 18 का इस्तेमाल करके अपनी जुडिशियल लायबिलिटी से बच सकता है और वो ऑफेंस नहीं होगा। अब हम बात करें सेक्शन 81 की, तो सेक्शन 81 से लेके 86 बात करते हैं, जहां पर जो क्रिमिनल इंटेंशन होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। जैसा कि सेक्शन 81 को हम पढ़े तो यहाँ पर बताया गया है वेयर एक्ट लाइकली टू कोज हार्म बट
डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड प्रिवेंट अदर हार्म, यानी कि किसी दूसरे के साथ होने वाले हार्म को रोकने के लिए उसने कोई ऐसा एक्ट किया था, वहां पर उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी। तो इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 82, जो बात करता है कि 7 साल से नीचे के बच्चों के द्वारा किया गया जो एक्ट है वो क्राइम नहीं होगा। सेक्शन 83 डील करता है कि 7 साल से ऊपर के बच्चे और 12 साल से नीचे के बच्चे अगर कोई एक्ट करते हैं तो वो भी क्राइम नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 84 की। तो सेक्शन 84 यह कहता है कोई भी अनसाउंड माइंड के पर्सन के द्वारा किया गया एक्ट भी क्राइम नहीं कहलाएगा। वो यहाँ पर सेक्शन 84 के अंदर जर्नल एक्सेप्शन ले सकता है अगर उसके द्वारा कोई एक्ट किया गया है। सेक्शन 85 डील करता है इंटॉक्सिकेट पर्सन के द्वारा, यानी कि किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और वो अनकॉन्शियस हो गया जब उसने कोई एक्ट किया था, तो तब भी वो क्राइम नहीं होगा, वो नॉन ऑफेंडर हो सकता है, लेकिन उसको यहाँ पर यह बताना होगा। सेक्शन 89 बात करता है कि गुड फेथ में, यानी कि किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में किया गया एक्ट भी ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 92 बात करता है कि बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कोज टू पर्सन फॉर द बेनिफिट फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन ए गुड फेथ इवन विदाउट द पर्सन कंसेंट, यानी कि मैंने किसी दूसरे की कंसेंट नहीं ली उस एक्ट को करने के लिए, लेकिन मैं वो गुड फेथ में कर रहा था, तो भी वो एक्सेप्शन हो सकता है। सेक्शन 92 के अंदर पर्सन डिफेंस ले सकता है। अब बात करें सेक्शन 95 की। 95 डील करता है जब कोई भी एक्ट स्लाइट हार्म करता है, स्लाइट हार्म कहें या इसके लिए एक और वर्ड है जिसे हम कहते हैं ट्रैफलिंग, यानी कि छोटी सी इंजरी हो जाना, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगी, बिल्कुल मामूली इंजरी। और सेक्शन 92 105 जो LLB के स्टूडेंट है या जिन्होंने प्रीवियसली थोड़ा पढ़ा है लॉ के बारे में वो जानते होंगे या बेसिक भी पता रहता है कि कोई भी किसी को मारता है तो वो मोस्टली डिफेंस लेता है प्राइवेट डिफेंस के अंदर। तो यही सारे सेक्शंस थे जर्नल एक्सेप्शन के अंदर। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला है हमारा सेक्शन 76 और 79 जो बात करता है पहले डिफेंस के बारे में, जो बात करता है मिस्टेक के बारे में। अब हम बात करते हैं मिस्टेक के टाइप क्या होते हैं। तो मिस्टेक को 2 टाइप में डिफाइन किया गया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। इसके लिए रिस्पेक्टिव मैक्सिम भी है जो इसके नेचर के बारे में हमें बताती है कि उसका किस तरीके से नेचर है। तो सबसे पहले हम बात करें मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड एक मैक्सिम है जो कि काफ़ी बार आपसे पूछी भी जाएगी, अलग से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो है इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजेस्ट। इसका मतलब होता है कि आप फैक्ट का एक्सक्यूज ले सकते हैं। इसे हम एक इल्यूस्ट्रेशन के माध्यम से समझें या मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं। तो मान लीजिए आप एक जंगल में जाते हो, वहाँ पर आपको लगता है कि कोई शेर आ रहा है और आप वहाँ पर गोली चला देते हो, लेकिन पता चलता है वहाँ शेर नहीं कोई आदमी था और वो मर जाता है। तो आप यहाँ पर सेक्शन 76 के अंदर ये एक्सेप्शन ले सकते हो कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, इसलिए ये एक्ट हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरी मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में, जिससे रिलेटेड एक मैक्सिम दी गई है जो है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, यानी कि आप लॉ की इग्नोरेंस एक्सक्यूज नहीं होगी। यहाँ पर इसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं तो आप एक फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर 10 किलो सोना आप लेकर चले जाते हैं। फॉरेन कंट्री वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ पर रूल है कि आप 2 ग्राम से ज़्यादा सोना नहीं ले जा सकते। तो क्या
यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि मुझे आपके लॉ के बारे में नहीं पता था, तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे कि आप लॉ का एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं, आप फैक्ट का एक्सक्यूज, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एक्सक्यूज ले सकते हैं, वहां पर आपको एक्सक्यूज मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर 76 में अगर हम बात करें मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, तो ये कहा गया है कोई भी एक्ट किसी पर्सन के द्वारा किया गया है, वो बाउंड है बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया गया है, या उसे लग रहा है कि वो बाउंड है बाय लॉ, तो वहां पर कोई ऑफेंस नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट and not by the reason of mistake of law in good faith believe himself to do or bound by law to do। यानी कि अगर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए एक्सक्यूज ले रहे हो तो आपको एक्सक्यूज मिल जाएगा, लेकिन आप लॉ के लिए एक्सक्यूज ले रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दो इलस्ट्रेशन और यहाँ पर मैंने मेंशन की है, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है, एक सोल्जर होता है जो कि अपने सुपीरियर के ऑर्डर पर जो मॉब होती है, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसे हम मॉब कहते हैं। वो जो एक सोल्जर है, उसके जो सुपीरियर ऑफिसर है, वो उसे कमांड देते हैं कि आप मॉब के ऊपर गोली चला दो। क्योंकि ये यहाँ पर अपने सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो है मॉब पर गोली चला देता है। तो क्या ये क्राइम हुआ? नहीं, यहाँ पर वो बाउंड बाय लॉ था अपने सुपीरियर के द्वारा, तो यहाँ पर वो इस क्राइम के लिए गिल्टी नहीं होगा, वो सेक्शन 76 के अंदर एक्सेप्शन ले सकता है। एक और केस है, एक और सॉरी केस नहीं, एग्जाम्पल है। एक कोर्ट का एक ऑफिसर होता है और उसे कोर्ट से यह आदेश मिलता है कि वो वाई को अरेस्ट करके लाए। अच्छी इंक्वायरी करने के बाद उसे यह लगता है कि जेड ही वाई है, और जेड को वाई समझ के वो अरेस्ट कर लेता है। तो क्या इस केस में इन्हें कोई ऑफेंस किया? नहीं, बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसे यह लगा कि वो बाय लॉ बाउंड है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 79 की, जो बात करता है मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। यहाँ पर कहा गया है, एक्ट डन बाय द पर्सन जस्टिफाई बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव हिमसेल्फ जस्टिफाई बाय द लॉ। यानी कि अगर वो लॉ के द्वारा कोई भी मिस्टेक करता है, वो फैक्ट के द्वारा अगर कोई किया गया है, तो उसे एक्सेप्शन मिलेगी, एक्सक्यूज मिलेगा। लेकिन अगर वो लॉ के द्वारा एक्सक्यूज मांग रहा है, तो वहां पर उसे एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ or who by reason of mistake of fact, not by the reason of mistake of law, in a good faith believe himself to be justified by the law in doing so। अगर वो उसे कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे कि कोई क्राइम कमिट हो रहा है, उसको यह बताना होगा कि वो ऐसा मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण किया है उसने, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण। तो इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। ए जेड को देखता है, उसे लगता है जेड ने मर्डर किया है। ए यह देखते हुए कि जेड ने मर्डर किया है, जेड को रोकने की कोशिश करता है ताकि वो प्रॉपर प्रिकॉशन ले सके या उसे प्रॉपर अथॉरिटी को सबमिट कर सके। अब असल में बात यह थी कि जो जेड था वो सेल्फ डिफेंस में ऐसा एक्ट कर रहा था। तो क्या ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया? तो इसका जवाब है नहीं। तो यहाँ पर सेक्शन 79 के अंदर वो जर्नल एक्सेप्शन के अंदर कवर होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 77 और 78 की। यह बात करता है जुडिशियल एक्ट के बारे में। सेक्शन 77 बात करता है जज को क्रिमिनल प्रिकॉशंस, क्रिमिनल एक्ट से बचाता है। साथ ही सेक्शन 78
लोगों को क्रिमिनल प्रोसीजर से बचाता है जो कोर्ट के ऑर्डर पर या जजमेंट पर वो एक्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है सेक्शन 77 में एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, यानी कि कोई भी जज अपनी प्रोसीडिंग के अंदर कोई एक्ट करता है तो सेक्शन 77 उसे बताए मतलब रिलीफ प्रोवाइड करेगा, एक्सेप्शन या वो वहाँ पर डिफेंस ले सकते हैं सेक्शन 77 का। 78 के अंदर अगर कोई जजमेंट दी जाती है, उनके द्वारा कोई ऑर्डर पास किया जाता है, ऐसा एक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर वो सेक्शन 78 के अंदर डिफेंस में अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी को कम कर सकते हैं या वो एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा। अब सेक्शन 77 के मेन इंग्रेडिएंट क्या है? सबसे पहले जो जज है वो जुडिशियली एक्ट कर रहा हो। दूसरा इंग्रेडिएंट है कि जो एक्ट हो रहा हो वो उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर होना चाहिए। तीसरा इंग्रेडिएंट है कि एक्ट जो है गुड फेथ में परफॉर्म किया जाना चाहिए, मतलब कि अगर कोई भी जज जानबूझकर अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर रहा है तो ऐसे एक्ट जो है वो कॉन्ट्रेरी है लॉ के अगेंस्ट, तो वहाँ पर उसे एक्ट के लिए लायबल माना जाएगा और उन्हें एक्सेप्शन नहीं दी जाएगी। सेक्शन 78 को डिस्कस करने से पहले, या 78 और 77 दोनों इसी बारे में बात करता है कि जज कोई भी एक्ट करता है अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, जजमेंट देता है, तो सेक्शन 77 और 78 के अंदर वो रिलीफ ले सकते हैं। 78 बात करता है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, नथिंग विच इज डन इन द परसुएंस ऑफ or which is warranted by the judgment or the order of the court of justice, if done violates such judgment or order remain in force is an offense. Notwithstanding, the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing the act in a good faith believe that court has सच jurisdiction, यानी कि वो अपनी पावर को एक्सटेंड करके, कोई भी जज अपनी पावर को एक्सटेंड करके कोई ऐसा जजमेंट नहीं देगा ताकि उसके लिए उसे किसी पर्सन को क्रिमिनलाइज किया जाए, वो गुड फेथ में ऐसा एक्ट करेगा। अब हम आगे डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा आईपीसी के बेसिक को समझ लेते हैं। किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो चीज़ों के बारे में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए मेजर एलिमेंट होने चाहिए, दो मेजर एलिमेंट होने चाहिए। सबसे पहला है मेंस रिया और दूसरा है एक्टस रियस। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन और सेकंड है एक्टस, यानी कोई एक्ट किया जाना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे भी क्राइम हैं जिसमें गिल्टी इंटेंशन का होना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि हमने प्रीवियसली वीडियो बनाई थी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से रिलेटेड। वहाँ पर इंटेंशन ज़रूरी नहीं थी, केवल एक्ट ही आपने कर दिया तो आप उसके लिए लायबल होगे। इसी तरह डेफामेशन के केसेस होते हैं जहाँ पर आपने केवल एक्ट ही कर दिया तो आप उसके लिए लायबल हो गए। लेकिन जनरल एक्सेप्शन में किसी क्राइम में गिल्टी इंटेंशन एब्सेंस है तो आप जो अक्यूज्ड है वो डिफेंस को अवेल कर सकता है और अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी को कम कर सकता है। यह मेन पॉइंट था जो आपको समझना था कि जनरल एक्सेप्शन में किसी क्राइम में गिल्टी इंटेंशन एब्सेंस है तो कोई भी अक्यूज्ड डिफेंस को अवेल कर सकता है और अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी को कम कर सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं आगे के सेक्शंस को। सेक्शन 18 डील करता है एक्सीडेंट के बारे में। सेक्शन 18 डील करता है एक्सीडेंट के बारे में। एक्सीडेंट का क्या मतलब होता है कि कोई भी अचानक होने वाली चीज, सडनली होने वाली घटना, अनएक्सपेक्टेड चीज होना, उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। सेक्शन
18 आईपीसी के डिफेंस लेने से पहले यह जरूरी है कि एक्ट बिना क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के किया जाए, और एक्ट बिना क्रिमिनल और एक्ट जो है वो लॉफुल किया जाना चाहिए। सेक्शन 18 यह कहता है कि एक्ट एक्सीडेंट इज डन ए लॉफुल एक्ट, यानी कि लॉफुली होना चाहिए और एक्सीडेंट होना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून and without any criminal intention or knowledge in doing of lawful act in a lawful manner by the lawful means and with proper care and caution। अगर ऐसे कोई एक्सीडेंट किया गया है तो सेक्शन 80 के अंदर वो एक्सेप्शन ले सकता है। इसके लिए इलस्ट्रेशन दी गई है। इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि एक पर्सन होता है जो एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है, जिसे हम हैचर कहते हैं। इसके कुल्हाड़ी का जो हेड होता है वो निकलकर पास खड़े हुए इंसान को लग जाता है। तो क्या अब जो लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए क्या देखा जाएगा, क्या ए ने प्रॉपर प्रिकॉशन से काम किया या नहीं। अगर ए ने प्रॉपर प्रिकॉशन से काम नहीं किया तो यह एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा। ए ने प्रॉपर प्रिकॉशन लिए तो ये एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा, यानी कि वो सेक्शन 18 के अंदर एक्सक्यूज ले सकता है। अब हमारा नेक्स्ट जो डिफेंस है वो बात करता है नेसेसिटी के बारे में, कि नेसेसिटी क्या होता है। सेक्शन 81 बात करती है नेसेसिटी के बारे में, यानी कि कोई भी एक्ट जो किया गया है किसी दूसरे हार्म को रोकने के लिए किसी दूसरे हार्म को रोकने के लिए किया गया कार्य, वो बात करता है नेसेसिटी के बारे में। यह कहता है कि किसी इंसान को दो सिचुएशन दे दी जाए और उसे किसी दो सिचुएशन में से किसी एक को चॉइस करना पड़े जो कि लेस डेंजरस है, तो क्या वो लेस डेंजरस को चूज करेगा या फिर जो ज़्यादा डेंजरस है। ऑब्वियस सी बात है वो लेस डेंजरस को चूज करेगा। तो सेक्शन 81 का डिफेंस यूज करके वो नेसेसिटी का डिफेंस ले सकता है। नेसेसिटी के डिफेंस से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट मैक्सिम है जो अलग से भी पूछी जा सकती है। सबसे पहली मैक्सिम है ज्यूरिस नेसेसिटी और दूसरा है नेसेसिटीज नॉन हैबिट लेगम, जिसका मतलब है नेसेसिटी नॉन नॉलो। तो सेक्शन 18 के लिए मेन एसेंशियल क्या है कि कोई भी एक्ट जो है वो गुड फेथ में किया जाना चाहिए और मेंस रिया इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक फेमस केस भी है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। यह केस है आर वर्सेस डडली एंड सेफन का। इस केस में 4 लोग, जिसमें से एक 18 साल का एक कैबिन बॉय होता है, यह एक शिप में सफ़र कर रहे होते हैं। अब रास्ते में उनकी शिप एक पत्थर से टकरा जाती है, जिस वजह से वो 4 एक छोटी सी शिप लेकर, या हम कह सकते हैं नाव लेकर आगे स्केप कर जाते हैं। 30 दिन के बाद जब उनके पास खाना पानी ख़त्म हो जाता है तो जो डडली और स्टेफन होते हैं वो 18 साल के कैबिन बॉय को खा जाते हैं, मार के खा जाते हैं, क्योंकि ताकि वो जी सके, यानी कि वो सरवाइव कर सके। इस इंसिडेंट के 4 दिन बाद एक शिप वहां से, उनकी शिप के पास से गुजर रही होती है जो कि उन्हें बचा लेती है। जैसे ही वो शिप किनारे पर पहुंचती है, उन दोनों को, यानी कि डडली एंड स्टेफन को मर्डर के लिए ट्रायल किया जाता है और वो सेक्शन 81 के एक्सेप्शन लेते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमने सर्वाइवल के लिए उसकी जान ली। लेकिन कोर्ट ये कहती है कि आप यहाँ पर नेसेसिटी का जो एक्सेप्शन है वो नहीं ले सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति की जान नहीं ले सकते हैं। सेल्फ सर्वाइव इतना जरूरी नहीं है कि आप सव्य किसी का मर्डर कर दें, इसलिए उन्हें
क्रिमिनल लाइबिलिटी से एक्सेप्शन नहीं मिली, उन्हें क्रिमिनली ट्रीट किया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक जंगल में तेज आग लग रही होती है, वहां पर बहुत सारे घर होते हैं लाइन से। एक घर में आग लगती है, एक से दूसरे घर में आग लगती है, तीसरे घर में लग जाती है। तो एक जो पर्सन होता है वो बीच वाले घर को घेर देता है या उसे डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो आग और ज़्यादा ना फैले। तो क्या इस सिचुएशन में ए को उस घर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर ट्रायल चलाया जाए? क्या वो गिल्टी है उसके लिए? तो यहाँ पर वो नेसेसिटी का एक्सेप्शन लेता है, डिफेंस लेता है और यह कहता है कि उसने ज़्यादा अनडेंजर ना हो जाए इसलिए उसने छोटा डेंजर कर दिया है, छोटा हार्म कर दिया है। तो यहाँ पर इस केस में उस पर्सन को नेसेसिटी का डिफेंस मिला और कोर्ट ने यह कहा कि हाँ आपकी बात ठीक है, आपको नेसेसिटी का डिफेंस आपका अप्रूव करते हैं, आप गिल्टी नहीं हो इस ऑफेंस के लिए। अब जो आईपीसी का सेक्शन 82 और 83 है वो बच्चों को क्रिमिनल लायबिलिटी से बचाता है। अब वो कैसे बचाता है हम इस सेक्शन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सेक्शन 82 बात करता है कि कोई भी एक्ट जो 7 साल से नीचे के बच्चों के लिए किया गया है वो क्राइम नहीं होगा। उनको कंप्लीट एक्सेप्शन प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि 7 साल से कम के बच्चे कोई भी एक्ट करते हैं उन्हें कंप्लीट एक्सेप्शन मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास मेंटल मैच्योरिटी नहीं होती किसी भी क्रिमिनल इंटेंशन को फॉर्मुलेट करने के लिए। साथ ही वो अपने द्वारा किए गए एक्ट के नेचर को और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में असमर्थ होते हैं। सेक्शन 82 से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट मैक्सिम है जो कि आपको 4 नंबर में पूछी जा सकती है, जिसका नाम है डोली इन कैपेक्स, यानी कि आपको क्राइम को कमिट करने की आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आप इनकैपेबल हैं। इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस इज कॉल्ड डोली इन कैपेक्स। अब सेक्शन 83 7 से 12 साल के बच्चों की बात करता है। उन्हें टोटल एक्सेप्शन तो नहीं दी गई है लेकिन कुछ हद तक एक्सेप्शन प्रोवाइड की गई है, सब्जेक्ट टू मैच्योरिटी ऑफ द माइंड, यानी कि यह देखा जाएगा कि बच्चों के पास क्या इंटेंशन फॉर्मुलेट करने की कैपेसिटी है या नहीं है, क्या वो मेंटली कैपेबल है उसके नेचर, उस एक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए। अगर वो समझने के लिए कैपेबल है तो उन्हें एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। अगर वो कैपेबल नहीं है मेंटली तो यहाँ पर वो सेक्शन 83 के अंदर डिफेंस लेके अपने आप को क्रिमिनल लायबिलिटी से बचा सकते हैं। जिसमें कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यानी कि एक बच्चा होता है 11 साल का जो कि एक किसी के घर में जाता है और वो जाकर किसी आइटम को चुरा लेता है और आइटम को चुराने के बाद वो उसे मार्केट में बेच देता है। तो इस एक्ट के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि उसकी जो क्रिमिनल इंटेंशन है या क्रिमिनल मेंटलिटी जो है वो मैच्योर्ड हो गई है किसी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर उस बच्चे को, उस 11 साल के बच्चे को सेक्शन 83 के अंदर एक्सेप्शन नहीं मिल सकती, उसे लाइबल किया जाएगा उसके एक्ट के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन की, सेक्शन 84 की। सेक्शन 84 बात करता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में, यानी कि यहाँ पर बताया गया है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट और बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law।
यानी कि कोई भी अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि उस एक्ट के नेचर को समझने में असमर्थ है, इनकैपेबल है, तो वो व्यक्ति, वो पर्सन सेक्शन 84 के अंदर एक्सेप्शन या डिफेंस ले सकता है। इंसैनिटी जिसे डिस्कस किया गया है 84 के अंदर, इंसैनिटी का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति अनसाउंड पर्सन होता है, यानी कि वो मेंटली इनकैपेबल है, मेंटली एबनॉर्मल है, किसी डिजीज से वो सफ़र कर रहा है, तो उसकी मेंटल कैपेसिटी नहीं होगी किसी भी एक्ट को करने की। अब हम समझते हैं सेक्शन 84 के अंदर क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि कोई भी एक्ट जो है वो अनसाउंड माइंड के पर्सन के द्वारा किया जाना चाहिए। सेकंड इंग्रेडिएंट है कि कोई भी पर्सन जो एक्ट कर रहा है वो उसको करने में इनकैपेबल होना चाहिए। जब वो एक्ट कर रहा है तो वो इनकैपेबल होना चाहिए। थर्ड इंग्रेडिएंट है कि ऐसे इनकैपेसिटी उसकी किसके कारण होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड के कारण होनी चाहिए, ना कि किसी और पर्पस के द्वारा। फोर्थ इंग्रेडिएंट है कि जब वो कोई एक्ट कर रहा है तब वो अनसाउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, यानी कि अगर कोई भी पर्सन एक्ट कर रहा है उस समय वो साउंड है तो वहां पर वो इस सेक्शन का एक्सेप्शन नहीं ले सकता। फोर्थ इंग्रेडिएंट ये है कि जब वो ये एक्ट कर रहा है तो उस समय पर वो अनसाउंड माइंड होना चाहिए। तो हमारा जो सेक्शन 84 है वो यहीं पर खत्म होता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो बात करता है इंटॉक्सिकेशन के बारे में। यहाँ पर बताया गया है एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कोज अगेंस्ट हिज विल, यानी कि उसकी इच्छा के अनुसार कोई भी ऐसा एक्ट किया गया है किसके द्वारा, क्योंकि वो इंटॉक्सिकेट है। तो क्या इंटॉक्सिकेशन में भी किसी पर्सन को गिल्टी माना जाएगा? तो इसे हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इंटॉक्सिकेशन कितनी प्रकार की होती है। तो इंटॉक्सिकेशन दो प्रकार की होती है, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन और इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। तो आप किस सिचुएशन में सेक्शन 85 का एक्सेप्शन या डिफेंस ले सकते हैं? तो इसके लिए आंसर ये है कि आप जब इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं तभी आप सेक्शन 85 का एक्सेप्शन या डिफेंस ले सकते हैं। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है कि जब आप सव्य इंटॉक्सिकेट कर रहे हैं तो यह कोर्ट के द्वारा प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आप उस एक्ट को करने की आपकी नॉलेज थी, आप उसके नेचर के बारे में जानते थे, आप उसके लिए लायबल होंगे। लेकिन जब इन वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात की जाती है, यानी कि किसी ने फोर्स किया है आपको, किसी ने फ्रॉडली आपको इंटॉक्सिकेट किया है, या फिर आपको नॉलेज नहीं थी कि आप कोई ऐसी चीज़ पी रहे हैं जिसमें कि आपको इंटॉक्सिकेशन बढ़ जाए। इंटॉक्सिकेशन के कारण जो पर्सन होता है उसकी मेंटली कैपेसिटी कम हो जाती है सोचने की, किसी एक्ट को करने के लिए हमारा जो माइंड है उसका प्रेशर कम हो जाता है। अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट सेक्शन की या नेक्स्ट एक्सेप्शन या डिफेंस की, तो सेक्शन 87 मेनली बेस्ड है एक लैटिन मैक्सिम पर, जिसका मतलब है कौन सी ऐसी मैक्सिम है जो कि डिस्कस करती है इसके बारे में। यह मैक्सिम है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। अगर आप वॉलंटरी किसी एक्ट के लिए सहमति दे रहे हैं फिर आप खुद उस एक्ट के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते, इस मैक्सिम का ये मतलब है, और यही बात करता है हमारा सेक्शन 87। इसे हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं।
जैसे कि अगर आप किसी मैच को देखने के लिए स्टेडियम में जा रहे हैं और वहां पर बैट्समैन के द्वारा मारा गया सिक्सर, उसके द्वारा मारा गया सिक्सर की बॉल आपको आके लग जाती है, तो आप वहां पर उनके अगेंस्ट केस फाइल या एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप वहां जाकर स्टेडियम में बैठ के मैच को देख रहे हैं वहीं पर आपने कंसेंट दे दी कि आपके साथ कुछ भी अगर हर्ट होता है, इंजरी होती है, तो आप उसके लिए सव्य लायबल होंगे, जो कि बेस्ड है इस मैक्सिम पर, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजुरिया, जिसका मतलब है कि आप किसी एक्ट के लिए सव्य सहमति दे देते हैं तो आप उसके अगेंस्ट एक्ट नहीं करेंगे। सेक्शन 787 के लिए दो इम्पोर्टेंट रूल है। सबसे पहला है, यह सारे एक्ट लीगल नेचर के होने चाहिए। आप इलीगल एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसके लिए आप डिफेंस और एक्सेप्शन नहीं ले सकते। सेकंड इम्पोर्टेंट रूल ये है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव डेथ कोज नहीं होना चाहिए, यानी कि आप किसी एक्ट के अंदर किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं या अपनी सहमति दे रहे हैं तो उसका कारण डेथ कारण या फिर लाइफ या डेथ नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 87 इसी बारे में बात करती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 88 के बारे में। सेक्शन 88 यह कहता है कि कोई भी एक्ट गुड फेथ में किया गया है तो वो भी जर्नल एक्सेप्शन के अंदर शामिल किया गया है, उस एक्ट के द्वारा आप एक्सेप्शन ले सकते हैं। यह बेसिकली डॉक्टर्स और सर्जन के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि जब भी कोई डॉक्टर किसी पेशेंट की सर्जरी करता है, उसका ऑपरेशन करता है, अगर उसको ये लगता है कि यह पर्सन नहीं बचेगा तो उसके लिए वो पहले ही कंसेंट ले लेता है, आपसे एक फॉर्म भरवा लेता है। तो वो सेक्शन 88 के अंदर ऐसा करवाता है ताकि उसको अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो वहाँ पर एक्सेप्शन ले सके, डिफेंस ले सके, जैसा कि इस सेक्शन में बताया गया है। सेक्शन 88 बात करता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय द कंसेंट इन ए गुड फेथ फॉर द पर्सन बेनिफिट, नथिंग which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause or to any person for whose benefit it is done in good faith and who has give consent whether expressly or impliedly to suffer that harm और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, जो कि बात करता है इस डॉक्टर्स और सर्जन्स के बारे में, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया। तो अब समझते हैं सेक्शन 88 के मेन इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला है कि जो भी ऑपरेशन है वो कंसेंट को लेकर किए जाएंगे। बिना कंसेंट के अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो, डॉक्टर के द्वारा या सर्जन के द्वारा किए जा रहे हैं, तो उसके लिए आप एक्सेप्शन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने कंसेंट ले लिया है तभी यह सेक्शन अप्लीकेबल होगा। दूसरा इंग्रेडिएंट है या रिक्वायरमेंट है इस एक्ट की कि वो गुड फेथ में किया जाना चाहिए, यानी कि अगर कोई डॉक्टर किसी से उसकी जानी दुश्मनी है और तब वो ऐसे ऑपरेशन अटेम्प्ट कर रहा है तो भी वो इस सेक्शन के अंदर एक्सेप्शन या डिफेंस नहीं ले सकता। अब हम बात करते हैं सेक्शन 89 की। सेक्शन 89 चाइल्ड के बेनिफिट के बारे में बात करता है। 12 साल के ऊपर 12 साल की एज से कम का कोई भी बच्चा अगर अनसाउंड या फिर अनसाउंड कोई पर्सन है, उसके बेनिफिट के लिए अगर कोई एक्ट किया जा रहा है उनके गार्जियन की कंसेंट के द्वारा, तो वहाँ पर यानी कि मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी एक्ट बच्चों के बेनिफिट के लिए जो 12 साल की एज से कम है
और वो अनसाउंड माइंड के बच्चे हैं, उनकी पेरेंट की कंसेंट के साथ ऐसे एक्ट किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो भी एक्सेप्शन का काम करेंगे या डिफेंस का काम करेंगे उस पर्सन के लिए जो ऐसे एक्ट कर रहा है। इसके लिए मेनली दो एसेंशियल है कि कोई भी ऐसा एक्ट बच्चों के बेनिफिट के लिए किया जाना चाहिए, और दूसरा है कि गार्जियन जो है उनकी कंसेंट के साथ किया जाना चाहिए। बिना गार्जियन की कंसेंट के अगर एक्ट किए गया है किसी पर्सन के द्वारा, तो वो इस सेक्शन के अंदर एक्सेप्शन और डिफेंस नहीं ले सकता। अगर ऐसा किया गया है उनकी कंसेंट के साथ, तो उसे डिफेंस मिल जाएगा और वो क्राइम नहीं कहलाएगा। तो गाइज, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया जर्नल एक्सेप्शन के सारे कंसेप्ट को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, मेरे द्वारा किए गए एफर्ट आपके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज बाय जी अमित कुमार के साथ। जल्दी ही मैं लेकर आऊँगा हमारी नेक्स्ट क्लास आईपीसी के लॉ से संबंधित। तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाय जी के साथ।